नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11 की चर्चा करने वाले हैं आज कि कक्षा 11 में जो हाफ ईयरली एग्जाम अभी हुआ है आज के दिन यानी 19 दिसंबर 2024 को, उसमें अपन ने किस प्रकार का पेपर आया और उसका सॉल्यूशन अपने को कैसे करना चाहिए था। तो शुरू करते हैं आज के पेपर में अपन। जैसा कि आप देख रहे हो कि कक्षा 11 के लिए अपन देख रहे हैं कि क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का सेशन है ये। और 2024-25 के सेशन में अब की बार सिस्टम ये हुआ कि पूरे राजस्थान के अंदर सभी स्कूलों के लिए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी के लिए कॉमन पेपर रखा है। इससे पहले क्या स्कीम होती थी कि हाफ ईयरली के जो एग्जाम होते थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेपर बनते, हर जिलों के अलग अलग पेपर होते और अलग अलग ही उनके स्कूलों द्वारा चेक करके उसका परिणाम घोषित किया जाता था। अब की बार अपने पास पूरे राजस्थान का एक ही पेपर है, तो मैं इसको आज लेके आया हूँ कि कैसा पेपर आया। बहुत ही अच्छा पेपर है, एक अच्छा लेवल कह सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। और पहला क्वेश्चन अगर देखें अपन तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के सिग्निफिकेंट फिगर पूछे हैं, सार्थक अंकों की संख्या पूछी है। अपने को इस बात का पता है कि अगर कोई दो नॉन जीरो डिजिट आ जाए और उनके बीच में चाहे कितने जीरो हो, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरी एक ये भी नियम अपन ने पढ़ा है कि अगर किसी भी डिजिट के आगे उसकी यूनिट लिख देते हैं उसके बाद भी वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो हमें पता है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। ये कई नियम हैं, 7-8 नियम हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है। तो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। हमें पता है किसी भी सदिश राशि के साथ अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड, आयाम और उसके साथ उसका एकांक सदिश, ये आना चाहिए उसके साथ। एकांक सदिश का मतलब होता है केवल उसकी डायरेक्शन बताना, और उसका मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है उसका, वो कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद आगे आता है संवेग आवेग प्रमेय, नाम से ही पता चल रहा है मोमेंटम और इंपल्स की बात करता है। इस प्रमेय में संवेग में परिवर्तन किस राशि के इक्वल होता है, हमने एक डेरिवेशन कर रखा है। उसमें हमारे पास आता है कि डेल्टा पी इज इक्वल टू किसके आता है, आई, यानी इंपल्स के इक्वल आता है। इंपल्स का जो सूत्र है वो हमने पढ़ रखा है। इसमें हमें ये पता चलना चाहिए कि किसके बराबर आएगा, मोमेंटम किसके इक्वल आता है, मोमेंटम में जो चेंज है वो किसके बराबर होता है, आवेग के, यानी इंपल्स के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी। दूसरा है कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v में संबंध। हमें पता है कि रेखीय वेग v का सूत्र होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ds/dt। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s का हम एक सूत्र ये भी लिखते हैं, r थीटा भी लिखते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में इसको यूज करें तो एंगुलर मोमेंटम का सूत्र क्या हो जाएगा, d(θ)/dt। इसके साथ अगर इसको रिलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा s की जगह r थीटा, r कॉन्स्टेंट है चूंकि रेडियस है तो r d(θ)/dt। d(θ)/dt को अपन क्या कहते हैं, ओमेगा, जिसका मतलब v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार अपन इसको चेंज करते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये तो सारे देख ही लिए। सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर 4 था और मैग्नीट्यूड इसका 1, दूसरे में इंपल्स के बाद कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v इज इक्वल टू r ओमेगा या ओमेगा इंटू r। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को ये कह रहा है कि जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है, लेंथ में चेंज होता है, तो विकृति कहलाती है। याद रखो, जो स्ट्रेन होती है, विकृति का मतलब स्ट्रेन का मतलब है कि या तो उसकी लंबाई में चेंज हो, या उसके आयतन में चेंज हो, या उसकी शेप में चेंज हो। ये 3 प्रकार की विकृति होती है। एक होती है अनुदैर्ध्य विकृति, एक होती है अनुप्रस्थ विकृति, और एक हम कह सकते हैं पार्श्व विकृति। ये कई प्रकार के इसके 3 प्रकार की स्ट्रेन होती है, जिसमें हमें पता है कि अगर लेंथ में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडाइनल स्ट्रेन कहते हैं इसको। फिर एक प्रश्न आया है, किसी ठोस के प्रसार गुणांक एल्फा, बीटा, गामा का आयतन में संबंध। हमें पता है एल्फा जो है वो रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, लीनियर।
बीटा जो है वो पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहलाता है या क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक कहलाता है। गामा जो है वो आयतन प्रसार गुणांक है। तो लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, इन तीनों का जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मान आना चाहिए या उनका जो रेशियो आना चाहिए वो आएगा 1:2:3। ये डेरिवेशन से हमें प्रूव भी करते हैं इसको। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव T का सूत्र होता है कि यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये कहलाता है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का मतलब होता है, ये पृष्ठ तनाव एक लिक्विड का एक गुण है जो ये करता है कि वो कम से कम पृष्ठ को कवर करे या कम से कम पृष्ठ को कवर करने का प्रयास करे, और इस नेचर को कहते हैं पृष्ठ तनाव। और इसका जो मैथमेटिकली वैल्यू आती है वो फोर्स अपॉन लेंथ आती है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद हमारे पास आती है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि को परिभाषित करता है या परिभाषा देता है? डेफिनेशन किसको रिलेट करता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन विच क्वांटिटी? ये सिंपल सा बात है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट इन मोमेंटम ऑफ चेंज या चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के। इसका मतलब दूसरा नियम किसको बताता है? बल को बताता है। इसी प्रकार हमारे पास आगे का जो बात आता है वो क्या आता है? देखो, आगे की बात हमारे पास आती है कि अगला प्रश्न हमारे पास है, बल तथा वेग का अदिश गुणनफल F × V, ये हमें पता है ये शक्ति का मात्रक होता है, पावर का। पावर P का वैसे सूत्र होता है कार्य में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ वर्क डन, ये भी कह सकते हैं। वर्क का जो सूत्र होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में अगर t का भाग दे तो dx/dt, dx/dt होता है वेलोसिटी। तो ऑटोमेटिक सूत्र बन गया F.V = P। तो फाइनली हमारे पास यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या लिखना चाहिए? फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना चाहिए शक्ति यानी पावर। इसके बाद आता है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया की सदैव परिमाण में तो क्या होगा? परिमाण में बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक्शन रिएक्शन का फोर्स अपन कहते हैं थर्ड लॉ को। एक्शन लॉ में अपन क्या लिखेंगे? इक्वल इन एम्पलीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो। मैग्नीट्यूड इज द करेक्ट डेफिनेशन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये सारा सिंपल है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ये तो हो ही गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द मोशन ईच एक्शन हैज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन रिएक्शन। ये सही बात है। इक्वल भी कह सकते हो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी सही बात है। अगर इसमें ये लिखे बराबर लिख दो, परिमाण में बराबर नहीं लिखे, बराबर शब्द भी लिख दो तो भी सही है। बराबर शब्द यहाँ केवल यहाँ क्या नाम लिखना चाहिए? एग्जैक्ट शब्द इसमें क्या आएगा? बराबर। इक्वल शब्द सही आएगा। बराबर है विपरीत में प्रतिक्रिया होती है, ये एकदम एग्जैक्ट इसका शब्द है। एक समान त्वरित गति में वेग समय आरेख, एक समान त्वरित, ध्यान से सुनो शब्द, एक समान त्वरित गति मतलब एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, त्वरण क्या है? कांस्टेंट। त्वरण कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है लेकिन एक नियत वैल्यू से बढ़ रहा है। तो यहाँ ये किसकी बात करेगा? वेग समय आरेख का ढाल, वेग और समय के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये ढाल किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास dv/dt। ये एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, त्वरण को। तो यहाँ शब्द क्या आ जाएगा? त्वरण, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आ जाएगा। यस। अगला है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, घनत्व का विमीय सूत्र। घनत्व का सूत्र होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको याद होगा मास का सूत्र होता है m1, वॉल्यूम का होता है L3। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m1L-3। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 अपने पास क्या है? हुक का नियम। हुक हमें कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है।
विकृति के क्या होता है, समानुपाती। किस सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा में वस्तु पर आरोपित प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। एक हो गया ये, प्रतिबल किसके समानुपाती होता है भाई, विकृति के। तो यहाँ फिर लिख देंगे प्रतिबल समानुपाती किसके हैं, विकृति के। ठीक, एक तो हो गई इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है भाई, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये स्टेटमेंट लिख देंगे और बाद में ये सूत्र, इस प्रकार सूत्र लिख देंगे। ये एक नंबर का हो गया। सेंटर ऑफ मास क्या है भाई, सेंटर ऑफ मास हमें ये कहता है कि निकाय में उपस्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो। संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। एक इसकी परिभाषा और है कि द्रव्यमान केंद्र बिंदु के सापेक्ष सभी कणों के आघूर्णों का योग शून्य होता है। सापेक्ष सभी कणों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग है। वैसे तो ये बीजगणितीय योग क्या रहता है भाई, शून्य रहता है। ये परिभाषा इसकी अच्छी है। इन ए सिस्टम ए पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं, ए पॉइंट इन ए सिस्टम where complete mass are centered, RED, ठीक है, are considered as centered, या ऐसे कह सकते हैं, concentrated भी कह सकते हैं। ऐसे a point in a system where complete mass are concentrated, ठीक है, and around it the sum of all momentum or moment, not momentum, all momentum of particles are 0। बस इतना ठीक है। जो बोल रहा हूं इस प्रकार से है, ए पॉइंट इन ए सिस्टम वेयर कंप्लीट मास आर कंसंट्रेटेड या सेंटर्ड, ये भी कह सकते हो, सेंटर्ड या कंसंट्रेटेड भी कह सकते हो। एंड अराउंड इट the sum of all moment of particles are 0। फिर संरक्षी व असंरक्षी बलों के दो उदाहरण आपको याद होगा। कंजर्वेटिव का मतलब होता है, संरक्षी बल का मतलब होता है जिसके लिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहे, 0। ऐसा बल जिसके द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित किया जाए, ऐसा बल जो किसी वस्तु पर आरोपित किया जाए उसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या रहे, 0। ऐसा बल जिसके कारण किसी वस्तु पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 रहे, या उसके द्वारा किए गए कार्य का मान एक पूर्ण चक्र के लिए क्या रहे, 0 रहे। ये भी सही बात है। ए फोर्स, ये इसमें डेफिनेशन नहीं पूछी, इसने तो क्या पूछा है, उदाहरण पूछे हैं, ऊपर उदाहरण दे देंगे, लेकिन मैं परिभाषा बता रहा हूं इसकी। संरक्षी बल का मतलब होता है ऐसा बल, a force by which the work done become 0 for a complete cycle। अब ऐसे कौन कौन से बल हो सकते हैं, तो प्रकृति में लगभग जितने हमें बल दिखाई दे रहे हैं वो लगभग क्या है, संरक्षी है। संरक्षी में जैसे कौन सा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये संरक्षी बल है। स्प्रिंग बल, विद्युत बल, इसको कह सकते हैं विद्युत बल,
स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल सबसे अच्छा उदाहरण ये है, गुरुत्वीय बल। ये सारे क्या है, संरक्षी बल है। गुरुत्वीय बल का मतलब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंको तो जिस गतिज ऊर्जा से आप ऊपर फेंक रहे हो वही गतिज ऊर्जा जब वस्तु ऊपर जाके वापस अपनी पोजीशन पे आएगी जहां से आपने फेंका है तो उतनी ही गतिज ऊर्जा फिर मिलेगी। इसका मतलब जितनी गतिज ऊर्जा से आपने ऊपर फेंका वही गतिज ऊर्जा आपको वापस मिल रही है, तो टोटल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, 0। इसका मतलब वो संरक्षी बल है। अगर ऐसा नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, उसको असंरक्षी बल कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में दो बल हैं, एक तो मान लो श्यान बल, श्यान बल अंग्रेजी में कहते हैं विस्कोस फोर्स, पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा इन दोनों में से एक एक उठा लो आप, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल, श्यान बल और घर्षण बल, ये दोनों क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। एक एक एग्जाम्पल उठाना है इसमें से, आप कोई सा एक एक एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करो, अगला प्रश्न। स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करो। हमें पता है कि घर्षण बल जो है, स्थैतिक घर्षण बल, वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के समानुपाती है। R क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। F क्या है, स्थैतिक घर्षण बल। हमें गुणांक की परिभाषा पूछी है, डिफाइन द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछा है। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो ये आ जाता है म्यू एस इंटू आर, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ स्टैटिक अपॉन आर। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यह है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल वह अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात होता है, बस इतनी डेफिनेशन है। एक समान वृत्तीय गति करते हुए पिंड के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र लिखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का सूत्र होता है mv² बट्टा आर, बस एक नंबर का ही प्रश्न पूछा है, mv² बट्टा आर। ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला हमारे पास है एक समान गति के लिए विस्थापन समय आरेख। जब समान वेग है, एक समान गति का मतलब वेग उसका क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब समय बढ़ेगा तो उसके साथ साथ विस्थापन भी बढ़ेगा, ग्राफ सीधा आ जाएगा। और इसका ढाल क्या आएगा, इसका ढाल आएगा वेलोसिटी v, जो आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर। इसकी ढाल ही आ जाएगी। अगर ढाल बताना चाहो तो, नहीं बताना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारे पास है, 3 मूल राशियों के नाम लिखो। किसका नाम लिखना है भाई, 3 मूल राशियों के नाम। हमें पता है मूल राशियां कितनी होती है, 7। 7 में से कोई 3 लिख दो। एक तो द्रव्यमानी है, एक क्या है, लंबाई, लेंथ, मास, लेंथ और समय यानी टाइम, ये 3 है। इन तीनों के नाम लिख दो। और लिखना हो तो एक है हमारे पास है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। एक हमारे पास है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसका मात्रा क्या होता है, मोल, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। और एक हमारे पास क्या है, टेम्परेचर, तापमान को हम केल्विन में मापते हैं। और एक हमारे पास क्या बचेगा, ज्योति तीव्रता। बच्चों के बहुत सारी ये दिमाग में आता है, ज्योति तीव्रता क्या जो ज्योति है, ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन को मेजर करने का एक यूनिट है। यानी कि किसी मान लो बल्ब की बात करें तो बल्ब के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितनी ऊर्जा विकिरणित होती है उसको मापने का एक यूनिट है, वो है ज्योति तीव्रता। कैंडेला, जिसका यूनिट क्या होती है, कैंडेला, शॉर्ट में CD लिखते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, लुमिनियस इंटेंसिटी। यस, आगे बढ़ते हैं। कोई 3 लिखने हैं इसमें से आपको। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखो। हमें पता है कोणीय संवेग के लिए बल आघूर्ण, टाउ क्या होता है, बल आघूर्ण, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क किसके इक्वल होता है, dl/dt। इसी से डेफिनेशन बना दो इसकी।
या अगर टाउ का मान 0 हो, यदि किसी वस्तु पर या किसी घूर्णन करने वाली वस्तु पर बल आघूर्ण का मान 0 हो तो संवेग में परिवर्तन का मान भी क्या होगा, 0। इस स्थिति में L क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। तो इससे डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि यदि किसी वस्तु पर बल आघूर्ण का मान, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान 0 हो तो इस वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है या नियत रहता है, बस। इफ द टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क ये कह सकते हैं, इफ द अप्लाइड टॉर्क ऑन ए बॉडी become 0 then its angular momentum become constant और conserve, ये भी कह सकते हो। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। कोई घूमने वाली कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप कह सकते हो, घूमने वाले व्यक्ति के लिए अगर कोई 2 डंबल लेके अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है, वो अपने बाहों को ऐसे फैला दे तो फैलाते ही उस घूमने की जो वेलोसिटी है या रोटेशनल वेलोसिटी वो कम हो जाएगी। अगर वो हाथों को संकुचित कर ले तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस प्रकार के कुछ हमारे पास एग्जाम्पल भी हमने पढ़े हैं थ्योरेटिकल जब चैप्टर पढ़े तब। अगला प्रश्न क्या है, बल आघूर्ण कोणीय संवेग प्राप्त करो पूछा है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, आपको सूत्र निकालना है टाउ इज इक्वल टू dl/dt। अगर 2 लाइनों में इसको निकाल के छोड़ना चाहो तो 2 में निकाल सकते हो। आप कह सकते हो कि फोर्स ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इसको आप दोनों साइड से वेक्टर प्रोडक्ट कर दो r के साथ। r इज द रेडियस, r इज द रेडियस, r क्या है, रेडियस। तो r को अंदर ले जाओ, r तो कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा d/dt r क्रॉस p। r क्रॉस f को हम क्या लिखते हैं, टॉर्क टाउ। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा dl/dt। क्यों आ जाएगा, क्योंकि r क्रॉस p को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम L। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है r क्रॉस p या rp साइन थीटा, ये भी सही है। थीटा का मान 90 डिग्री मान लो और क्या होगा, या कुछ एंगल हो तो बता दो। तो ये आपके पास आ गए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या बता रहा है, न्यूमेरिकल प्रश्न डाला है इसने। न्यूमेरिकल प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का। 2 तार है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। और पूछा क्या है, प्रतिबलों का अनुपात पूछा है, स्ट्रेस का रेशियो पूछा है। स्ट्रेस हमें पता होना चाहिए, स्ट्रेस का सूत्र होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जहां ये मान लो एक वायर तो ऐसा है जिसकी त्रिज्या थोड़ी ज्यादा है, एक वायर जो है उसकी त्रिज्या थोड़ी कम है। रेडियस यानी त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या। अब आगे का जो ये इसका वायर यानी तार का जो आगे का हिस्सा होता है ये सर्किल शेप का होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और इस भाग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कहते हैं इसको, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको। और ये जो लंबाई वाला भाग है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल एरिया बोलते हैं इसको। अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, लंबाई के अनुदिश अगर कोई चेंज होता है तो अनुदैर्ध्य, और इस क्षेत्रफल के अनुदिश होता है तो अनुप्रस्थ चेंज। ये 2 प्रकार के हमारे पास चेंज आ गए। हमें इसने क्या दिया है, हमें हमारे लिए इसने कहा है कि जो बल है ना दोनों पे बराबर लग रहा है। इस पर भी F बल लग रहा है और इस पर भी क्या लग रहा है, F बल लग रहा है। और प्रतिबलों का अनुपात पूछा है तो हम निकाल लेंगे प्रतिबलों का अनुपात। क्या आना चाहिए, प्रतिबल का सूत्र हमारे पास ये आना चाहिए। पहले के लिए आ जाएगा F1/A1 होल डिवाइड बटा F2/A2। F1 और F2 तो कैंसिल हो गए, F1 और F2 क्या हो, कैंसिल हो गए। तो फाइनली उत्तर क्या आ जाएगा, A2/A1 आ जाएगा। ये A1 नीचे आ जाएगा और A2 क्या चला जाएगा ऊपर। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। A2 का मान क्या आ जाएगा, पाई,
और R2 का स्क्वायर होल डिवाइड बट्टा पाई R1 का स्क्वायर। पाई से पाई फिर कैंसिल, रेशियो हमारे पास आ जाएगा R2 बट्टा R1 का होल स्क्वायर। यहां इसने क्या बता रखा है, R1 अनुपात R2, उसका मान है 2/1, ये दे रखा है हमें गिवन क्या है भाई, गिवन है R1 बट्टा R2, दो तार है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:1। तो ये तो है R2 बट्टा R1, तो इसको चेंज कर दो, ये हम लिख सकते हैं 1/R1 बट्टा R2 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर यूं कह सकते हैं, या कंप्लीट होल स्क्वायर कर दो और क्या। R1 बट्टा R2 का मान 2/1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो फाइनली उत्तर क्या आएगा, A2 बट्टा A1 का जो मान हमारे पास आया, जो किसके बराबर चल रहा है भाई, F1 बट्टा A1 होल डिवाइड F2 बट्टा A2 के, इसके बराबर चल रहा है। इसका मान किसके बराबर है, इसका मान आया हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर के, और इसका मान आ गया 1/4, यानी उत्तर आएगा 1:4। याद रखोगे इसका उत्तर क्या आ जाएगा 22वें का। 22वें का उत्तर इस प्रकार हमें हल करना है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है, ये हम सीधा लिख देंगे, हमारे पास गिवन है R1 अनुपात R2, उसका मान है 2:1। R1 अनुपात R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R1 बट्टा R2 भी लिख सकते हैं, उसका मान आ जाएगा 1/2। प्रतिबलों का अनुपात, तो प्रतिबल पहले तार पे प्रतिबल ये और दूसरे तार पे प्रतिबल ये, तो हम लिख देंगे प्रतिबलों का अनुपात, द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेज दैट इज बिकम समथिंग, उसको आप अपना आगे एक्सटेंड करेंगे, इस प्रकार हमारे पास मान आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, ये भी दे रखा है कि F1 इजिकल टू क्या है F2, तो F1 और F2 कैंसिल हुए, तो A2 ऊपर चला गया A1 नीचे, इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1:4। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न है ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां लिखो। ऊष्मा स्थानांतरण में नंबर 1 तो हमें पता होना चाहिए चालन द्वारा, किसके द्वारा, बाय कंडक्शन। आप किसी छड़ को गर्म करते हो तो धीरे धीरे पूरी छड़ गर्म हो जाती है, इसका मतलब उसमें चालन ऊष्मा का किस प्रकार हो रहा है, चालन द्वारा, कंडक्शन द्वारा। नंबर 2 है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, बाय कन्वेंशनल, बाय कन्वेक्शन भी कह सकते हैं इसको, या कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। नंबर 3 है बाय रेडिएशन, बाय रेडिएशन, विकिरणन द्वारा, विकिरणन, विकिरणन कह सकते हो द्वारा, यानी बाहर से आप विकिरणें गिराओ और उससे भी कोई वस्तु गर्म हो जाए, जैसे धूप से वस्तु गर्म हो जाती है, धरातल गर्म हो जाता है, ये विकिरणन द्वारा है। और संवहन का मतलब होता है जैसे पानी गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल ऊष्मा लेके ऊपरी सतह पे आ जाते हैं और ऊपर वाले कहाँ चले जाते हैं, नीचे, ये प्रोसेस कहलाती है कन्वेंशनल। ठीक है, संवहन। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखो अगला प्रश्न हमारे पास है पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में, बहुत ही शानदार प्रश्न है, पृथ्वी की कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के तल का 1/4 रह जाता है। हमारे पास एक प्रश्न है, ध्यान से सुनो, कि ऊंचाई के साथ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है G इज इक्वल टू G अपॉन होता है 1 प्लस होता है H अपॉन R का होल स्क्वायर। मेन सूत्र तो है ये, इसको जब हम एक्सटेंड और करते हैं तो एक सूत्र ये भी बन जाता है, GH इज इक्वल टू बन जाता है G, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस H अपॉन R का स्क्वायर, और उसको अंदर ले आते हैं तो माइनस बन जाता है, तो ये सूत्र बनता है -2H अपॉन R। ये इस प्रकार का सूत्र बनता है हाइट के साथ चेंज में। ये सूत्र हम कब लगाते हैं, जब H का मान कम हो, थोड़ा सा R के रेस्पेक्ट में वैल्यू कम हो, तब ये इसको हम इस फॉर्म में बदल लेते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि वैल्यू जो है वो 1/4 रह जाए, तो इस समय हमारे पास 2-3 सूत्र है, इसमें भी चेंज का भी सूत्र है हमारे पास, हम कई सूत्र लगा सकते हैं इसमें। चलो एक सूत्र लगा लेते हैं, यही लगा लेते हैं, GH का मान 1/4, तो हम कह देंगे GH दैट इज बिकम है G/4,
ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको हल कर लेंगे, h का मान निकाल लेंगे, ये आगे इधर जाते हैं, यह आ जाएगा g/4 दैट इज बिकम g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। g से g कैंसिल, 1/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1/4 दैट इज बिकम 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस h/r दैट इज बिकम 4, इसका स्क्वायर चल रहा है इधर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दो तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h/r इज इक्वल टू आ जाएगा 2, इसको इधर ले जाओ तो h/r हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, h/r हमारे पास, अच्छा मैंने हटा दिया इसको ना, यस देख लेते हैं। अभी हमारे पास है 1 प्लस h/r इज इक्वल टू 2 दैट इज बिकम h/r इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r के बराबर। तो पृथ्वी तल से इतनी ही ऊंचाई पर चले जाएं अपन, r हाइट पे चले जाएं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, उसकी वैल्यू है जो 1/4 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 1/4। और इसके अलावा अगर एक दूसरा सूत्र आप यूज करते हो तो वैल्यू कुछ अलग आएगी, देखते हैं वो सूत्र क्या है, वो है GH इज इक्वल टू होता है G1 माइनस 2h/r, ये सूत्र होता है। अब हमें क्या निकालना है, h का मान निकालना है, हाइट का पूछा है तो यहाँ g की जगह क्या रख देंगे G/4। दोनों तरीकों से वास्तविक सूत्र तो वो आया है, अभी और देख लेते हैं, G/4 दैट इज बिकम G1 प्लस 2h/r, g से g कैंसिल, 1/4 दैट इज माइनस है यहाँ पर नॉट प्लस, तो 1 माइनस आ जाएगा 2h/r, यस वेरी गुड। ये वैल्यू इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो यह आ जाएगा 2h/r दैट इज बिकम 1 माइनस 1/4, ये आ जाएगा 3/4 दैट इज बिकम 2h/r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h का मान आ जाएगा हमारे पास, h का मान आएगा 3/8 इंटू r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हाइट आ जाएगी हमारे पास। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला हमारे पास प्रश्न है, यस, समतल वर्ताकार पथ पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल है, हम मान लेते हैं, ये सारी कंसिडरेशन लिख देंगे। माना एक वस्तु है जो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में घूर्णन कर रही है जिसका द्रव्यमान m है, तो इस पे अभिकेंद्रीय बल जो है ना, अभिकेंद्रीय बल वो इसके टायरों पर लगने वाले घर्षण बल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, घर्षण बल के, ठीक है। घर्षण बल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास, घर्षण बल का सूत्र होता है म्यू इंटू mg, ये फ्रिक्शन फोर्स का सूत्र होता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज इज इक्वल होता है म्यू इंटू r, r इज द रिएक्शन फोर्स। मान लो ये कोई वस्तु है तो इसके ऊपर की तरफ लगने वाला बल क्या हो जाएगा r, और r का मान किसके बराबर होगा, इसके वेट के, जो mg के बराबर होता है। तो म्यू इंटू r, r का मान हम लिख सकते हैं म्यू इंटू mg, तो ये म्यू इंटू mg, m से m कैंसिल, दैट इज बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू rg, और इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा √ म्यू rg। बस इतना ही सूत्र है। वर्ताकार पथ के लिए इसकी अधिकतम सुरक्षित चाल क्या आ जाएगी, √ म्यू rg। यस, समतल पूछा है इसने, करवट ली हुई नहीं पूछा, ये याद रखना। समतल ली है, करवट ली हुई होती तो कुछ सूत्र अलग बन जाते। बैंक्ड रोड अगर आती ना तब सूत्र कुछ अलग बनता, अभी सूत्र क्या आ रहा है, म्यू rg आ रहा है। यस, अगला प्रश्न है, किसी बहुमंजिले भवन की छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। बिल्कुल सही बात है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी। बिल्कुल, अब इसमें इसने क्लियर नहीं किया है कि धरातल से कितनी दूर जाएगी, ये भी इसको बताना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस प्रश्न को। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि मान लो ये हमारे पास धरातल से 25 मीटर ऊंची मीनार है या कोई वस्तु है 25 मीटर की।
इसके ऊपर से हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कम से कम कोई हाइट अटेन करेगी, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का सूत्र आएगा जो कह देते हैं h हाइट है। ठीक है, तो h हाइट है, तो यहाँ ये 25 मीटर तो पहले से था, उसमें h और जुड़ जाएगा तो कंप्लीट हाइट अपन कह देंगे h डैश। मान लो h डैश का मान हो जाएगा h प्लस 25। ठीक है, हमें h निकालना है। हमें याद रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ वस्तु फेंकते हैं तो इसका अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। कंप्लीट। अब हम एक सूत्र लगा के h का मान निकाल सकते हैं। कौन सा सूत्र? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs लगाएंगे, 2s लगाएं, माइनस आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा? क्योंकि जब वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा नेगेटिव। एक सूत्र है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तृतीय समीकरण से। तो हम इसमें थोड़ी लिखना चाहें तो सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। फिर कह सकते हैं बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तीसरी समीकरण से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। a की जगह आ जाएगा माइनस gs, s की जगह भी हमने क्या लिख दिया? हाइट, तो आ जाएगा 2gh। v का मान क्या है? 0, दैट इज बिकम यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh, h का मान आ जाएगा यू स्क्वायर बटा 2g। यस, हो गया काम। h का मान, यू स्क्वायर का मान कितना है? 20। यस, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 का स्क्वायर बटा 2g। g का मान 10 मान लो ताकि डेरिवेशन अच्छा रहे, क्योंकि वैसे तो g का मान 9.8 होता है, हमने इसको अप्रोक्सीमेटली कितना 10 मान लिया। तो ये इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 400 बटा नीचे क्या है? 20। फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ये h का मान है, तो फाइनल उत्तर कितना आएगा? h डैश। यस, h डैश इज इक्वल टू क्या है? 20 प्लस 25 इसकी मीनार से हाइट थी, टोटल कितना आ जाएगा? 45 मीटर। बस उत्तर आ गया। यहाँ से डेरिवेशन करना है, डायग्राम बनाओ तो अच्छी बात है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसकी जगह हमने माइनस g रखा, ये सूत्र बना। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या है? यहाँ लिख सकते हैं अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर v का मान क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार से हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ अगला क्या है? सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लिखो। बस अंतिम प्रश्न आने वाले हैं, 3 ही प्रश्न बचे हैं। सदिश संयोजन स्टेटमेंट बोल देता हूं, आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड टू सक्सेसिव साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन and closing the triangle are the resultant vector. Two vector represented, ये लिख देना, two vectors which are represented by two successive sides of a triangle in magnitude and direction, ये भी ठीक है, in magnitude and direction. Then the third closing side which is opposite in direction are the resultant vector of both vectors. इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश होगा। यदि दो सदिश त्रिभुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करे तो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। और डायग्राम बना सकते हो। सी का वैसे मान क्या होता है? वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करता है ये, a प्लस बी के बराबर बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका सिंपल सा डेफिनेशन, अच्छी सी डेफिनेशन ये है कि वस्तु का, या घूर्णन गति में यूं लिखना चाहिए, घूर्णन गति में वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे। क्या कहलाता है भाई? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है।
मात्रक लिखते हुए, इसका मात्रक देखो, जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है m इंटू के स्क्वायर, वैसे तो m के स्क्वायर होता है और कई किताब वाले m r स्क्वायर भी लिख देते हैं, ये भी सही है, लेकिन r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, तो हर एक वस्तु के लिए जरूरी नहीं है m r स्क्वायर इसका मान हो। k जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है, घूर्णन त्रिज्या है, तो इसका मात्रक आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, तो इसका लिख दो, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखो, डायरेक्ट सूत्र लिखना, अरे सिंपल सा है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, इसको चेंज कर दो, ये इस प्रकार स्टेटमेंट भी आप कर सकते हो कंप्लीट। हाफ m r की जगह क्या होता है r ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m r स्क्वायर किसका सूत्र होता है, जड़त्व आघूर्ण I का, तो यह आ जाएगा I ओमेगा स्क्वायर, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है। बस परिभाषा आ गई। द प्रॉपर्टी इन रोटेशनल मोशन द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच अपोजेज इन द चेंज ऑफ इट्स पोजिशन आर कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, इसका ये मतलब हो गया, यानी इसका टोटल मान किसके बराबर होता है, इस वस्तु के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर इसका मान होता है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यूनिट इसकी ये होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रेखीय संवेग संरक्षण। फिर दोनों संवेग संरक्षण आ गए इस बार, कोणीय संवेग संरक्षण भी आ गया, रेखीय संवेग संरक्षण भी आ गया। तो रेखीय संवेग संरक्षण का मतलब होता है बल बराबर होता है dp अपॉन dt, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से हम लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर फोर्स का मान 0 हो तो dp अपॉन dt क्या होगा, 0, विच इंप्लाइज p का मान क्या होगा, कांस्टेंट। वही परिभाषा वापस लिख देंगे, यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल का मान 0 हो या संतुलन की स्थिति हो, यदि किसी वस्तु कह दो या निकाय कह दो, यदि किसी वस्तु पर आरोपित परिणामी बल का मान 0 हो तो वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। उदाहरण तो आप लिख सकते हो कि स्थिर अवस्था में किसी वस्तु का मान, जैसे मैं यहाँ धरातल पे खड़ा हूँ तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन मुझे ऊपर खींच रहा है, नीचे की तरफ वेट है, मेरा भार है, तो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया यहाँ पर 0, जितना बल ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है। तो अगर फोर्स 0 है, इस कंडीशन में P क्या होगा, या तो 0 होगा या कांस्टेंट होगा, दोनों में से एक है। 0 कब है, जब मैं गति नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो धावक अगर दौड़ रहा है तो उस समय उसका मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो ये कह सकते हो किसी गतिशील वस्तु का संवेग, केपलर का आवर्तकाल का नियम 2 का मतलब लिखो, एक ही बात है, केपलर्स टाइम पीरियड लो, ये तो सबको पता होगा कि केपलर के अनुसार सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह यानी प्लैनेट्स, ये मान लो पृथ्वी है हमारी प्लैनेट सन का, सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने वाले ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग, ध्यान से सुनना इस बात को, आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की दीर्घअक्ष के घन के समानुपाती होता है। द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग
revolving around the sun is proportional to the cube of semi major axis। ये ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। यस, दैट्स ऑल। कि सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक, इतनी सी बात लिखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमने इस प्रकार पूरे पेपर को हल किया है, जो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, 36 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन जो हमारे पास बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, इसको अपन अगले वीडियो में ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।